हे भगवान, फंस गई हूँ मैं इस घर में शादी करके। जीना दुश्वार कर रखा है इन लोगों ने मेरा। पाखी की शादी अभिषेक से होती है। उसके ससुराल में सास यामिनी, ससुर रघुनाथ और ननंद काया रहती है। पाखी के ससुराल वाले काफी पुराने ख्यालों वाले होते हैं। एक दिन, माँ जी, आपके लिए गट्टे की सब्जी, काली मसूर की दाल, चावल, रायता और गर्मा गर्म फुलके बना के रख दिए हैं मैंने। अभी मैं पार्लर जा रही हूँ। परसों मेरा जन्मदिन जो है। क्या? अरे ट्रिपल के, तेरी ऐसी की तैसी। ट्रिपल के मतलब? उल्टा कलमुही करम जली। बहू, तुझे कुछ अक्ल वकल भी है या नहीं? अरे हमारी घर की औरतें पार्लर वार्लर नहीं जाती, समझी ना तू? चुपचाप घूंघट में अपनी शक्ल छुपा कर रहती है। लेकिन माँ जी, मुझे आईब्रोज करनी है, पेडिक्योर और मैनिक्योर, वैक्सिंग, स्पा, सब कुछ करना है। पाखी, माँ ने तुमसे फारसी भाषा में नहीं कहा है जो तुम्हें कुछ समझ ना आए। चुपचाप जाओ अंदर। और कैसा जन्मदिन? चुपचाप घर पर लड्डू बनाओ और खाओ। तुम ही बनाकर ठूसो उन लड्डू को। मुझे नहीं खाने वो लड्डू। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है हर बार लड्डू खा खा के तुम्हारा मुंह भी लड्डू जैसा हो गया है। हाँ, पाखी हमेशा से ही मॉडर्न और बेबाक होती है। लेकिन उसके बाबा आदम के जमाने के ससुराल में उसे अपने मर्जी का कुछ भी करने को नहीं मिल रहा था। उसके जन्मदिन पर भी वो लोग पाखी को उसके फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट करने नहीं देते और ना ही उसे कहीं बाहर जाने देते हैं। एक दिन उसकी ननंद काया को एक बहुत ही बेहतरीन जॉब ऑफर मिलता है। तभी, माँ, पापा, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। वाह काया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है बॉस। रुको, मैंने सुबह गलती से खीर जला दी थी, उसी की बर्फी बनाकर लाती हूँ मैं अभी। कोई बर्फी नहीं बनेगी इस घर में। काया, तुम किसी जॉब वॉब पर नहीं जाओगी, समझी तुम? हाँ काया, तुम्हें हमने पढ़ाया और लिखाया, वही बहुत है तुम्हारे लिए। अब अगर कहीं जाओगी तो वो सीधे अपने ससुराल में, और वो भी शादी करके। लेकिन पापा, मुझे काम करना है, अपना करियर बनाना है। पापा, काया एकदम सही कह रही है, इसमें क्या गलत है? अगर काया को जॉब करना है तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? पाखी, हर बार तुम्हें मेरे माँ पापा के साथ न्यूज़ रिपोर्टर्स की तरह डिबेट करने में मज़ा आता है क्या? तुम इस घर की मुखिया नहीं हो, इस घर के मुखिया मेरे माँ पापा हैं। तो तुम चुप ही रहो। काया के लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला सिर्फ मेरे माँ पापा ले सकते हैं, तुम नहीं, समझी तुम? और नहीं तो क्या, एक औरत को हमेशा आदमियों से एक कदम पीछे ही रहना चाहिए, उसी में उसकी भलाई होती है। पाखी अब अपने ससुराल से बहुत परेशान हो जाती है। उसका पति भी उसकी नहीं सुनता। वही काया को भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताती। एक दिन जब तीज का व्रत आता है, तभी, बहू, ये क्या, तू तीज का व्रत रख कर भी समोसे ठूस रही है? माँ जी, मैंने तीज का व्रत नहीं रखा है। क्या? तूने मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत नहीं रखा? हाँ, नहीं रखा। अगर इतना ही है तो आपके बेटे को भी मेरी लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखना चाहिए ना। तो फिर उसने व्रत क्यों नहीं रखा? बहू, उल्टे सवाल मत पूछो। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। पाखी, अभिषेक, मैंने तुम्हारे लिए व्रत नहीं रखा तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अपना प्यार जताने के लिए कोई व्रत रखना जरूरी है क्या? अरे, अगर ऐसा कोई व्रत होता जो आदमियों को रखना होता तो मेरा बेटा सबसे पहले रखता, क्योंकि मेरे बेटे से ज़्यादा सुशील
और सभ्य लड़का इस दुनिया में कोई नहीं है। तूने व्रत नहीं रखा है ना? अब रुक, मैं भी देखती हूँ कि तू आज की रात कैसे भूखी प्यासी नहीं रहती। फिर यामिनी जबरदस्ती पाखी को कुछ खाने को और पीने को नहीं देती और उससे व्रत करवाती है। और इसमें अभिषेक भी अपने माता पिता को नहीं रोकता। कैसे लोग हैं ये सब, जबरदस्ती मुझे भूखा प्यासा रखा। सॉरी भाभी, मैंने पूरी कोशिश की थी आपको शाम में पानी देने की, लेकिन माँ और पापा आपके सामने ही थे, जिस कारण मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाई। कोई बात नहीं काया, तुमने अपनी भाभी के बारे में इतना अच्छा सोचा, वही जानकर मुझे खुशी हुई। एंड थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम भाभी। काया पाखी का दर्द समझ पा रही थी, वही पाखी भी काया का दर्द समझ रही थी, लेकिन दोनों हालातों और रिश्तों की बेड़ियों से बंधे हुए थे। एक दिन जब पाखी बाजार में अपनी सहेलियों से मिलती है, तभी वो सहेलियाँ अपने अपने पतियों की खूब तारीफ करती है। ये देख पाखी और रश्मि, ये बैग मेरे पति ने खास मेरे लिए लाया है, वो भी यूरोप से। मेरा पति सच में बेस्ट पति है, मेरी सारी बातें मानता है और मेरे लिए वो माँ पापा से भी लड़ जाता है। हाँ दिया, मेरा पति भी एकदम इशारों पर ही नाचता है। आज के ज़माने में पति को अपनी मुट्ठी में रखने में ही भलाई है, क्योंकि अगर पति मुट्ठी में रहेगा तो ससुराल वाले भी इनडायरेक्टली मुट्ठी में रहेंगे ही। क्यों पाखी, मैंने सही कहा ना? सही है यार, यहाँ तुम दोनों के पति इतने अच्छे हैं और वहाँ मेरे ससुराल वाले, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरा पति मानो हिटलर की खानदान में पैदा हुए थे। हाय, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। तभी पाखी को अभिषेक का कॉल आता है। बोलो, अब कौन सी आफत आ गई? पाखी, तुम सब्जी लेने गई थी ना, इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी से घर जाओ और माँ पापा की देखभाल करो। इस वक्त माँ को कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है। जाओ उन्हें कुछ बना कर दे दो। ठीक है। पाखी गुस्से से फ़ोन कॉल कट कर देती है। ना जाने मेरा नसीब कब खुलेगा भगवान जी। मुझे भी अपने पति को जोरू का गुलाम बनाना है ताकि वो भी मेरे इशारों पे नाच सके, लेकिन क्या ऐसा कभी हो पाएगा? लेकिन अभिषेक, मुझे पार्टी में जाना है और वो भी यही ड्रेस पहनकर। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? नहीं पाखी, तुम ये ड्रेस पहनकर नहीं जाओगी, एंड दैट्स फाइनल। फाइनल फाइनल फाइनल। तुम माँ, बेटा और बाप तीनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। और एक बात में पाबंदी है यार, ससुराल है या कैद खाना? अरे ओ चिमकांडी, अगर तुझे यहाँ रहना इतना ही खल रहा है तो चली जा अपनी सड़ी हुई सिलबट्टे जैसी शक्ल लेकर यहाँ से। काश मैं जा पाती, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है ना, इसीलिए एक तरह से मेरे हाथों में जिम्मेदारियाँ और रिश्तों की हथकड़ी बन चुकी है। और मैं आप लोगों की तरह इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि अपने संस्कार और अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाऊँ। गिरा हुआ किसे कहा तुमने? गिरा हुआ होगा तुम्हारा खानदान। पापा जी, खानदान पे मत जाइए, वरना मैं एक एक को उखाड़ कर रख दूंगी। पाखी, बदतमीजी बंद करो। तू चुप रहे अभिषेक बेटा, मैं इस गांडी को सीधा करती हूँ। चल, आज तुझसे मैं इतना काम करवाऊंगी कि तुझे तेरी दादी, नानी, चाचा, मामा सब याद आ जाएंगे। ट्रिपल जी। मतलब? यानी कि घोचू, घनचक्कर, गधेड़ी। फिर यामिनी बेचारी पाखी से दिन भर ढेर सारा काम करवाती है और उसे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देती। फिर एक दिन काया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के का नाम धीरज होता है और उसके घर वाले भी काफ़ी रईस होते हैं। लीजिए लीजिए, ये आम पन्ना पीजिए, मैंने खास आपके लिए बनाया है। धन्यवाद बहन जी।
तो फिर रिश्ता पक्का समझे? मुझे तो काया बहुत पसंद आई। ठीक है रघुनाथ भाई साहब, वो बस शादी के पहले की सबसे महत्वपूर्ण रस्म को ध्यान में रखिएगा, दहेज की रस्म। पूरे 5 लाख रुपए और साथ ही टीवी, एसी, फ्रिज और एक महंगी चमचमाती हुई कार। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। अब अपने कंधों से बेटी का बोझ जो हल्का करना है तो इतना तो करना ही होगा। ये सब देखकर पाखी को बहुत गुस्सा आता है और वो हॉल में आकर सबको बहुत सुनाने लगती है। ये सब क्या है पापा जी? आप रिश्ता पक्का कर रहे हो या कोई बिजनेस डील? और लानत है आप पर पापा जी, जो आप अपनी संतान को अपनी ही बेटी को बोझ कह रहे हो। छी, थू है आप पर। ए कागड़ी, चुपचाप बैठ, ज़्यादा जुबान मत चला। चलाऊंगी, आज तो मैं जुबान क्या सब कुछ चलाऊंगी। क्यों यहाँ गलत हो रहा है? प्रमोद अंकल, आपको दहेज नहीं मिलेगा। जाइए, जिस लड़की के घर वाले आपको दहेज देंगे वहां पर अपनी ये बंदर जैसी मनहूस शक्ल लेकर जाइए। पाखी, तुम अभी के अभी कमरे में जाओ, एंड दैट्स फाइनल। अरे तुम्हारे फाइनल की नाना की टांग। जाओ, कहीं गाड़ कर आओ अपने दैट्स फाइनल को। काया, सच सच कहो, तुम्हें सच में ये रिश्ता मंजूर है? नहीं पाखी भाभी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पापा ने तो मुझसे पूछा भी नहीं ये सवाल और सीधे अपने मन से हाँ कर दी। देखा आपने, सुना आपने? अंधे या बहरे तो नहीं है ना आप? जब काया धीरज को चाहती ही नहीं है तो वो उससे शादी क्यों करे? बताइए। चलो निकलो आप लोग यहाँ से, निकलो, गेट आउट। अरे लेकिन बहुत बदतमीज है आपकी बहू। हमें नहीं करना ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता। चलो। हाँ हाँ, हूँ मैं बदतमीज, क्योंकि मैं सच कहती हूँ जो आपको खटक रहा है। फिर प्रमोद, उर्मिला और उनका बेटा धीरज वहां से चला जाता है और फिर पाखी को घर वालों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ पाखी काया को एक जबरदस्ती की रिश्ते की डोर में बनने से बचा लेती है। एक रात अभिषेक एक पार्टी में जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर आता है और तभी वह घर वालों को पता ना चले, इसीलिए पाखी को बाहर से फ़ोन कॉल करके दरवाज़ा खोलने बुलाता है। जब पाखी अभिषेक को नशे की हालत में देखती है तो वह हैरान रह जाती है। अभिषेक, तुमने इतनी सारी शराब कैसे पी ली आज? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुमने तो कहा था कि तुम शराब से 6 फीट की दूरी बनाकर रखते हो, फिर ये सब क्या है? धीरे से मेरी माँ, किसी को पता चल गया कि मैं शराब पी कर आया हूँ तो मेरी वाट लग जाएगी। फिर अगले दिन अचानक से पाखी के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कुछ फोटोज आते हैं जिनमें अभिषेक एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहा होता है। ये सब क्या है अभिषेक? ये किस चुड़ैल के साथ तुम रंगरलियां मना रहे थे? ये सब क्या है? ये मैंने नहीं किया। तो फिर ये तुम्हारा हम शक्ल है या जुड़वा भाई? बकवास बंद करो अभिषेक, ये तुम ही हो। तुमने कल रात को खूब शराब पी रखी थी और टली होकर ही तुमने ये अश्लील हरकतें की है। छी, कितने गंदे हो तुम। दिखाओ कि तुम्हारी माँ को ये सब। दिन के आठों पहर तो तुम्हारी ही सभ्यता और सुशीलता के बड़े गुणगान गाती रहती है ना वो। अभी दिखाती हूँ उन्हें। नहीं पाखी, ट्रस्ट मी, मैं कभी शराब नहीं पीता, लेकिन कल रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है यार। ये सब कैसे हो गया? प्लीज़ मेरा विश्वास करो पाखी। तभी उस लड़की का वीडियो कॉल आता है और वो कहती है, मैं एक छावी हूँ। कल रात को जिस पार्टी में तुम थे उसमें मैं भी थी और तुमने बहुत शराब पी रखी थी
और तुमने मुझे गंदी तरह टच करने की कोशिश भी की। वो तो अच्छा है कि मैं वहाँ से तुरंत भाग गई। ये सारे पिक्चर्स मैंने सीसीटीवी फुटेज में से निकाले। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर किसी और लड़की के साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर छावी फोन कॉल कट कर देती है। हेलो, रुको, हेलो। पाखी, पाखी प्लीज़ मेरा विश्वास करो, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया कुछ। ये सब तुमने ही किया है, और अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा ये राज किसी को ना बताऊं, तो तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। क्या? यस, मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगे और जोरू का गुलाम बनकर रहोगे। अभिषेक अब बुरी तरह फंस जाता है। मुंह में दही जमा लिया है क्या? जल्दी बताओ, जोरू का गुलाम बनोगे या अपनी इज्जत सूली पर चढ़ाओगे? मैं 3 तक गिनूंगी और फिर उसके बाद सीधे माँ जी और पापा जी को जाकर सारे फोटोज दिखा दूंगी, और मैं छावी को भी बुलाऊंगी। 1, 2, बनूंगा, मैं जोरू का गुलाम जरूर बनूंगा, लेकिन तुम प्लीज किसी को कुछ मत दिखाना या कुछ भी मत बताना। वाह, ये हुई ना बात मेरे पतिदेव। चलो, अब से मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। अब जाओ, जाकर मेरे लिए ताज़ा और गर्मा गर्म समोसा चाट और जलेबियाँ लाओ। और हाँ, अपनी माँ से कहो कि मेरे लिए आज कढ़ाई पनीर बनाए। क्या? क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि वो कढ़ाई या बेलन ना पकड़ सके। बेचारा अभिषेक, उसके पास अब पाखी की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। वो जाकर अपनी माँ यामिनी से कहता है, माँ, पाखी को कढ़ाई पनीर खाने की बहुत इच्छा हो रही है, प्लीज़ आप उसके लिए कढ़ाई पनीर बना दो ना। और पापा, आप हमारा कमरा साफ करो, मैं तब तक उसके लिए उसके मनपसंद आइटम्स खाने के लिए लाता हूँ। उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या? अरे ओ गधे घनचक्कर, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं कढ़ाई पनीर बनाऊं, और वो भी अपनी बहू के लिए? हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे आपको माँ समझकर मैं रोज दिन के 24 घंटे आपकी देखरेख करती हूँ, वैसे ही मुझे बेटी समझकर आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? लानत है आप लोगों पर। हाँ, ये सब क्या चल रहा है अभिषेक बेटा? और तू यूं अचानक से इस लोमड़ी बहू की तरफदारी कैसे करने लग गया? माँ, पापा, आप दोनों को मेरी कसम, प्लीज आप दोनों पाखी से इस तरह बात मत कीजिए, और वो जैसा कहती है आप लोग प्लीज वैसा कीजिए, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पाखी को कोई परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है, और यामिनी और रघुनाथ को ना चाहते हुए भी अपनी बेटे की बात मानकर पाखी के लिए काम करना पड़ता है। काया ये सब देखकर हैरान और चकित रह जाती है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया है उस चुड़ैल ने मेरे बेटे पर, जो वो एकदम से एक झटके में बदल गया, वो जोरू का गुलाम बन गया। लेकिन अब हमारे बेटे के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा यामिनी। ट्रिपल बी कही की बेवकूफ, बेल बुद्धि और बावड़ी। फिर रात में पाखी अभिषेक से अपने पैरों का मसाज करवाती है। आह, हाय, बहुत आरामदायक महसूस हो रहा है। और ठीक से करो अभिषेक, और इसमें इतना शर्मिंदा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ तुम्हारे पैरों का मसाज करती हूँ, तो एक दिन तुमसे करवा लिया तो कोई बहुत बड़ा घोर पाप नहीं कर लिया मैंने। हाँ पाखी, कर रहा हूँ। चलो, अब मेरा मनोरंजन करो। मनोरंजन? हाँ, मनोरंजन, दंतमंजन नहीं कहा है मैंने। चलो चलो, और डांस करो और मुझे एंटरटेन करो। लेकिन पाखी, मुझे डांस करना नहीं आता। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसा आता है वैसा डांस करो। अब तुमने इतना बड़ा कांड किया है
तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलने ही वाली है। बेचारा अभिषेक पाखी के मनोरंजन के लिए डांस करने लगता है। और शाम सवेरे अब मैं जरूर जरूर कहूँगा, मैं जरूर का गुलाम, अरे बन के रहूँगा, मैं जरूर का गुलाम, जरूर जरूर का गुलाम, अरे बन के रहूँगा। हाय, कितना प्यारा लग रहा है मेरा पति। नजर ना लगे तुम्हें अभिषेक। फिर एक रोज पाखी अभिषेक से कुछ ऐसा कहती है जिससे अभिषेक की मुश्किल और बढ़ जाती है। ओ माय डियर गुलाम, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा काम देने वाली हूँ जो एक नामुमकिन सा है, लेकिन एक तुम ही हो जो उसे मुमकिन बना सकते हो। हे भगवान, अब कौन सी आफत डालने वाली है ये मेरे सर। अरे इतना ज्यादा भी कुछ नहीं है, तुम्हें बस माँ जी और पापा जी को कन्विंस करना है। किस लिए? अरे काया को जॉब पर जाने के लिए। क्या? हर बार मुंह फाड़कर क्या बोलना जरूरी है? जितना कहा है उतना करो, और अगर तुमने काया को जॉब पर नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारा जीना और ज्यादा दुश्वार कर दूंगी। पाखी की बातें सुनकर अभिषेक तो अपना सर पकड़ लेता है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर यामिनी और रघुनाथ के पास जाता है और उनसे काया के जॉब के बारे में बात करता है। एक बम पर लात पड़ेगी ना तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चलाया है उस चुड़ैल पाखी ने तुझ पर, जो तू पिछले कुछ दिनों से उसी की सारी बातों में हामी भर रहा है। अभिषेक बेटा, हम काया को जॉब पर नहीं जाने देंगे और ये हमारा अंतिम फैसला है। नहीं माँ पापा, ऐसा मत कीजिए। काया का जॉब पर जाना बहुत ज़रूरी है पापा। आप तो जानते ही हो ना, बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं, लेकिन जॉब का ऐसा नहीं है। इसीलिए काया अगर जॉब करेगी तो उल्टा मुझे ही मदद होगी। प्लीज़ माँ पापा, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर उसकी शादी हम करा देंगे। नॉन स्टॉप 2 घंटे अपने माता पिता को समझाने के बाद अभिषेक अपने मिशन में सफल हो जाता है और यामिनी और रघुनाथ काया को जॉब पर जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। काया बहुत खुश हो जाती है। फिर एक दिन, तुम्हें पता है अभिषेक, मोहल्ले में स्टिचिंग कंपटीशन होने जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं और माँ जी हम दोनों साथ में हिस्सा ले उसमें। भगवान के वस्त्र सिलने हैं वहाँ पर। अगर मैं कहूँगी तो वो कभी नहीं आएंगे मेरे साथ। तुम ही हो जो उन्हें मना सकते हो। चलो जाओ, उन्हें मना कराओ। अरे यार, हर बार मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाती हो तुम? फिर अभिषेक यामिनी को स्टिचिंग कंपटीशन के बारे में बताता है, लेकिन तभी यामिनी उसे साफ साफ मना कर देती है। अरे ना रे बाबा, मैं उस डायन के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ना किसी कंपटीशन में और ना ही किसी डम्पिटिशन में, क्योंकि वो ट्रिपल एन है। मतलब? नालायक, निगोड़ी और नासपीटी। माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि वो स्टिचिंग कंपटीशन है? ऐसा सोचकर जाइए ना कि वो एक पुण्य का काम है। वैसे भी वहाँ जाकर आपको और पाखी को भगवान के वस्त्र ही सिलने हैं, और पाखी और आप दोनों भी स्टिचिंग में कितनी माहिर हो। लेकिन अभिषेक बेटा, चली जाओ ना यामिनी, उसमें इतना क्या सोच रही हो? अभिषेक सही कह रहा है, पुण्य का काम समझ कर जाओ। ठीक है, इस पाखी नाम की चुड़ैल ने तो सच में मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सबको कठपुतलियों की तरह नचा रही है ये, और हम लोग ना चाहते हुए भी नाचते जा रहे हैं। फिर यामिनी जैसे तैसे स्टिचिंग कंपटीशन में पाखी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और वहाँ जाने के बाद यामिनी और पाखी ही सबसे सुंदर वस्त्र बनाते हैं, और वो दोनों ही उस कंपटीशन को जीतती भी है। जिसके बाद मोहल्ले के सभी लोग यामिनी और उसकी बहू की खूब तारीफ करते हैं। अरे यामिनी बहन, बधाई हो, आप दोनों सास बहू की जोड़ी तो एकदम बेस्ट लगती है। आप बड़ी ही भाग्यवान हो जो आपको इतनी मॉडर्न बहू मिली है, जो मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी
और गुणवान भी है। हाँ यामिनी बहन, पाखी सबकी मदद करती है और इसका स्वभाव भी कितना अच्छा है। आजकल के इस घोर कलयुग में सारी मॉडर्न लड़कियां चुड़ैल होती है, लेकिन आपकी बहू तो हीरा है, हीरा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सबके मुंह से पाखी की तारीफ सुनकर यामिनी को मन ही मन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ये बात जताती नहीं। थोड़े दिनों बाद घर पर रिश्तेदार आते हैं। अरे यामिनी, रघुनाथ, काया कितनी तरक्की कर रही है। सच में हमें तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले हफ्ते मेरे जन्मदिन पर काया बिटिया ने मुझे तोहफा दिया। काया बिटिया को इतना समझदार देख के हमें तो बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब, आप दोनों ने एक बात बड़ी अच्छी की कि आप दोनों ने उसे जॉब करने के लिए परमिशन दे दी। और दूसरी तरफ है हमारे बच्चे, ना तो उन्हें जॉब में इंटरेस्ट है और ना ही बिजनेस में। रघुनाथ और यामिनी को काया की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वही दूसरी तरफ अभिषेक अपनी बीवी के काम में उसका हाथ बटाता है, उसके लिए उसकी पसंद की चीजें लाता है, उसकी इज्जत करने लगता है। तभी उसके दोस्त और आस पड़ोस के लोग भी अभिषेक की बहुत तारीफ करने लगते हैं। अभी यू आर ग्रेट मैन। आज के ज़माने में जहाँ पर एक पति ईगोइस्टिक होकर अपनी बीवी को पीछे रखता है, लेकिन तू वैसा नहीं है। तूने पाकी भाभी को कितना प्यार दिया, उनकी कितनी इज्जत करता है तू। हाँ अभिषेक, तुझसे एक आइडियल हस्बैंड होने का इंस्पिरेशन मिलता है यार। जोरू का गुलाम बनने के चक्कर में आखिरकार मैं एक अच्छा और आइडियल हस्बैंड तो बन ही गया। शायद मैं ही गलत था। मुझे ये सारा प्यार, इतनी सारी इज्जत और केयर पहले ही पाकी को देनी चाहिए थी। वेल, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उसी दिन जब अभिषेक काम से घर लौटता है, तभी वो एक कैफे में पाखी और छावी को एक साथ देखता है और वो उन्हें साथ देखकर हैरान रह जाता है। पाखी और छावी एक साथ? फिर अभिषेक चुपके से उनके पास जाता है और उनकी सारी बातें सुनता है। लेकिन तूने बहुत सही किया पाखी, किसी को पता नहीं कि मैं तेरी सहेली हूँ और ये सारा हमारा प्लान है। मैंने उस रात अभिषेक की सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाई थी और उसके बाद वो सारा नाटक किया और उसमें अभिषेक भी फंस गया। ये सब उनके लिए और मेरे ससुराल वालों के लिए बहुत ज़रूरी था। अब सब लाइन पर आ गए हैं। क्या? इसका मतलब ये सब कुछ एक नाटक था, एक झूठ था, और उसी झूठी बुनियाद पर पाखी ने मुझे अपना गुलाम बनाया। अभिषेक को बहुत बड़ा धक्का लगता है। जब पाखी घर पर आती है, तभी वो सबके सामने उसे सुनाने लगता है। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेलकर अच्छा नहीं किया पाखी। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझे एक झूठ की बुनियाद पर फंसाया और अपना गुलाम बनाया। छावी तुम्हारी ही दोस्त है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें उस कैफे में सुन ली थी। फिर अभिषेक सारी बातें यामिनी, रघुनाथ और काया को बताता है, लेकिन उसका रिजल्ट एकदम उल्टा होता है। हाँ, तो गलत क्या किया बहू ने? मतलब ये सब गलत नहीं तो क्या है माँ? पाकी ने मुझसे सब कुछ झूठ कहा। मैंने जो गलती की ही नहीं, उसकी सजा दी है मुझे। लेकिन बेटा, ये भूल मत, कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। पाखी बहू ने हम सबकी अकल ठिकाने पर आए, इसीलिए ये सब साजिश रची। मुझे सुधारा, यामिनी को सुधारा, तुझे सुधारा, और तो और काया को भी जॉब लगवाई, जिसके बाद सब हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं, सब हमारी इज्जत करने लगे हैं। पहले से भी सब कुछ कितना ठीक हो चुका है। वो कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी को नाराज किया तो सब उल्टा पड़ जाता है। लेकिन जब हमने हमारे घर की लक्ष्मी को खुश किया, तब जाकर सब कुछ अपने आप कुशल मंगल होने लगा। भैया, भाभी ने जो कुछ भी किया है, हम सबकी भलाई के लिए ही किया है। हाँ अभिषेक बेटा, अगर पाखी ये सब नहीं करती तो हम सबकी अकल वही जमीन में धसी हुई रहती। सबकी बातें सुनकर अभिषेक को भी ये एहसास हो जाता है कि पाखी ने जो किया वो एकदम सही किया।
मुझे माफ़ कर दो पाखी, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असल में तुम ही सही हो और हमेशा रहोगी। हमने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसके लिए मुझे और मेरे परिवार को माफ़ कर दो। हाँ पाकी बहू, मैंने भी हमेशा तेरा तिरस्कार ही किया है, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी बहू एकदम बेस्ट है। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दो, अपना पिता समझकर ही सही, लेकिन प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बस माँ जी, पापा जी, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। और ओए मेरे जोरू के गुलाम, तुम भी। आप सबको अपनी गलतियों का एहसास हो गया और आप सबकी आंखें खुल गई। यही मेरी जीत है। सच कहूँ पाखी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं यूं ही हर जन्म में तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। अभिषेक की बात सुन के सभी हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं।